हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 7। इससे पहले 6 पार्ट में कर चुका हूं, जिसके अंदर हमने 190 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और साथ ही साथ इस पीडीएफ का लिंक, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, इस पीडीएफ का लिंक और साथ ही साथ बाकी सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हमने करवाए और चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक सबके वीडियोस की लिस्ट, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 191 पे। निम्नलिखित में से कौन सी पारिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है? वाणिज्यिक बैंक जब सरकार को आधार देता है तो उसके लिए कौन सी शब्दावली का यूज किया जाता है? नकदी उधार अनुपात यानी कैश क्रेडिट रेशियो, ऋण सेवा दायित्व डेट सर्विस ऑब्लिगेशन, या फिर तरलता समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, या फिर सांविधिक तरलता अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। तो गवर्नमेंट को जो वाणिज्यिक बैंक जब सरकार को लोन देता है, उधार देता है, तो उसके लिए वो SLR का यूज करता है, ठीक है। सांविधिक तरलता अनुपात तरल परिसंपत्तियों की मात्रा है, जैसे नकदी हो गई, कीमती धातु यानी मेटल्स हो गए, जैसे गोल्ड वगैरह हो गया, या अन्य अल्पकालीन प्रतिभूतियां यानी शेयर्स वगैरह हो गई, जिसे कि बैंक को अपने भंडार में बनाए रखना चाहिए, यानी बैंक के पास ये हमेशा होना चाहिए। इसका डिसीजन आरबीआई लेती है कि कितना होना चाहिए ये रेशियो, लेकिन सभी बैंकों को अपने पास हमेशा ये रखना होता है। वाणिज्यिक बैंक सरकार को दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के लिए अपने इस कोष को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, जबकि अल्प अवधि ऋण देने के लिए ट्रेजरी बिल खरीदते हैं। यानी कि अगर उन्हें लॉन्ग टर्म लोन देना है सरकार को, तो वो सरकार के क्या करेंगे, शेयर्स खरीदेंगे, और अगर उन्हें शॉर्ट टर्म देना है तो वो ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट जो इश्यू करेगी उसे करेंगे। ये गतिविधियां SLR के तहत होती है। क्वेश्चन नंबर 192, जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक बेसिस पॉइंट कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है? बेसिक बात यह हो रही है कि अगर SLR कम होगा तो भारत में क्या होगा? भारत की जीडीपी की विकास प्रबलता में से बढ़ेगी, विकास दर तेजी से बढ़ेगी, विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लाएंगे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं, इससे बैंकिंग व्यवस्था को नकदी लिक्विडिटी में प्रबलता से कमी आ सकती है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, SLR को जब घटाया जाता है तो मार्केट में जो करेंसी है यानी जो पैसा है वो बढ़ता है। करेंसी में पैसा कब बढ़ेगा? जब SLR घटा दिया तो बैंकों को अपने पास कम, बैंक जो है वो अपने पास कम पैसा रखेगा, वो मार्केट में ज्यादा पैसा निकालेगा। ज्यादा पैसा कब निकालेगा? जब वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो है वो अपने उधार देने की दर को घटा देंगे, वो लोन के इंटरेस्ट को घटा देंगे। जैसे इंटरेस्ट घटाएंगे लोग ज्यादा से ज्यादा लोन उठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन उठाएंगे, मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। सिंपल। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। प्रत्येक बैंक को अपनी मांग या सावधि जमाओं का कुछ प्रतिशत जैसा रिजर्व बैंक निर्धारित करे। नकद यानी जो भी उसके पास टोटल हमारे लिक्विड रेशियो है, यानी नकद है, स्वर्ण है, या और भी कोई मेटल है, इंपॉर्टेंट वाला, कोई हमारी प्रतिभूतियां है, विदेशी परिसंपत्तियां है, उसे अपने पास रखना होता है, ठीक है। इस अनुपात को संविधिक नकदी अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। जब रिजर्व बैंक द्वारा इस अनुपात में कमी की जाती है तो बैंकों के पास अपेक्षाकृत अधिक भाग तरल के रूप में उपलब्ध होता है, यानी वो ज्यादा पैसा अपने पास निकालने के लिए रखते हैं, कम पैसा अपने पास जमा करके रखते हैं, ज्यादा पैसा निकालने के लिए, जिससे उधार देने के लिए अधिक राशि उपलब्ध हो जाती है। बैंकों में अधिक तरलता की उपस्थिति में ऋण प्रोत्साहन हेतु ब्याज दर घटा दिया जाता है। सिंपल सी भाषा में ब्याज दर घटाएंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 193, बैंक को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? तो अपना जो उसका टोटल कैश वगैरह है, जो भी उसकी कुल लिक्विड संपत्ति है, उसके बीच का जो रेशियो होता है उसे संविधिक तरल अनुपात यानी कि SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। क्वेश्चन ये 1998 और 2007 में भी आया हुआ है। इतना बड़ा कोई डीप क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि रोकड़ से कैश बैलेंस और कुल संपत्ति टोटल एसेट्स के बीच का जो रेशियो होता है वो SLR होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
क्वेश्चन नंबर 194, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता? बैंक दर, सीआरआर, पीएलआर, एसएलआर। तो सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब तो आरबीआई डिसाइड करती है। तो एक ही बच गया हमारा पीएलआर। ठीक है, पीएलआर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। प्रधान उधारी दर यानी कि प्राइमरी लाइबिलिटी रेट जो है, ये वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय ग्राहक को ऋण देता है। यानी कि एक होता है जैसे सबको 10% पर इंटरेस्ट दे रहा है, 10% पे वो लोन दे रहा है, 10% तो ज्यादा हो गया। मान लो एक बैंक है वो सबको 5% पर लोन दे रहा है, लेकिन जो उसके प्राइमरी मेंबर से जो खास मेंबर उनको 3.5% पर लोन दे दे, तो वो पीएलआर होता है। तो ये बैंक का अपना अपना होता है, हर बैंक अपने हिसाब से रखता है। विश्वसनीयता से तात्पर्य जोखिम शून्यता से, यानी कि ऐसा जिनसे पता है कि अरे ये तो वापस कर ही देते हैं। ठीक है, भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी, क्वेश्चन नंबर 195, मौद्रिक नीति, वो राजकोषीय नीति से विपरीत है, वो राजकोषीय नीति के पूरक है, वो मंदी के दौरान प्रभावी होती है या प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है। तो राजकोषीय के ना तो ये विपरीत होती है ना तो ये पूरक होती है, दोनों अलग अलग चलती है। मंदी के दौरान ये अधिक प्रभावी नहीं होती है, इसको ज्यादा प्रभावी तभी रखा जाता है जब ये मांग को, जो इंपॉर्टेंट अभी मांग बढ़ रही है उसको नियंत्रित किया जाए। तो बेसिकली मौद्रिक नीति तभी आती है, ज्यादातर मनी के फ्लो को कम करने के लिए ही आती है। ठीक है, मौद्रिक नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यानी मार्केट में पैसा ज्यादा है या कम है इस पे वो नियंत्रण करता है। रिजर्व बैंक ब्याज दरों को घटा करके अर्थव्यवस्था में नकदी का अनुपात बढ़ाता है तथा ब्याज दरों को बढ़ा करके अर्थव्यवस्था में नकदी का अनुपात घटाता है। ब्याज दर बढ़ेगी तो लोग कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे मनी का फ्लो कम हो जाएगा, ब्याज दर घटेगी लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। मुद्रा की तरलता का अनुपात ही मांग को प्रभावित करता है, अतः मौद्रिक नीति प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु यह एक प्रत्यक्ष उपाय है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? हमने नोट्स में भी पढ़ा है और पीछे के क्वेश्चंस में भी हमने पढ़ा हुआ है। 2006-2010 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 196। आरबीआई जो है वो निर्माण करती है। ठीक है, सीधा भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई करती है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्तमान में करती है। अभी हाल फिलहाल में मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा किया जाता है अभी भी एक इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर अभी आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या एमपीसी दोनों ऑप्शन आ जाए तो आप एमपीसी पे क्लिक करेंगे। इसे रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति दस्तावेज के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विनिमय स्थिरता, कीमत स्थिरता और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 197, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग जो आरबीआई के पास जमा होती है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। में बाकी के ऑप्शन पे जा ही नहीं रहा। एसएलआर जो है वो वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं, वो आरबीआई के पास जमा नहीं होता है। सीआरआर जो है वो आरबीआई के पास जमा किया जाता है। नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों को अपनी विशुद्ध कुल देयता यानी जमा राशि का कुछ हिस्सा नकद के रूप में आरबीआई के पास जमाओं के रूप में रखना अनिवार्य है, या तो नकद के रूप में कह लो या जमाओं के रूप में कह लो। इसे नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 198, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? अगर सीआरआर को बढ़ाया जाता है, देखो मैं ऐसे ही बता देता हूं, अगर सीआरआर को बढ़ाया जाता है तो मार्केट में जो मनी है वो कम होगी। अगर सीआरआर बढ़ता है तो मार्केट में मनी कम होगी। तो अगर मार्केट में मनी कम होगी तो बैंकों के पास भी कम पैसा बचेगा ना उधार देने के लिए। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, केंद्र सरकार का तो कोई लेना देना ही नहीं है सीआरआर से। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी, नहीं, अधिक नहीं होगी, कम होगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है जो कि नीचे था कि यस, मैं दिखाई देता हूं।
वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, वाणिज्यिक बैंकों के पास कम पैसे होंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 199। अच्छा, इसके पहले 198 वाले की एक्सप्लेनेशन तो पढ़ ले। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकदी रिजर्व अनुपात यानी CRR में वृद्धि की घोषणा वाणिज्यिक बैंकों के पास साख सृजन की क्षमता को कम करने के लिए की जाती है। इस कृत्य द्वारा रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि अगर आप लोगों को साख सृजन के बारे में समझना है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में चाहते हैं कि एक सेपरेट वीडियो बना दूं तो मैं साख सृजन के ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 199। जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका अर्थ क्या है? फिर से वही बात आ गई। इसका अर्थ क्या है? संघीय सरकार के पास उधार देने, सरकार का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहां पर। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी ना, व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। बिल्कुल सही, सेम क्वेश्चन था, उसी को उठा के बस चेंज कर दिया है। तो उपयुक्त तो सभी हो नहीं सकता, इनमें से कोई हो नहीं सकता क्योंकि ये वाला तो है 2017 का क्वेश्चन है। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ हम आए डबल सेंचुरी पे। भारत में नकद कोष अनुपात CRR में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? CRR की बात करते हैं। यह साख सृजन में वृद्धि करता है, यह साख सृजन को कम करता है, यह साख को प्रभावित नहीं करता है, यह उदार मौद्रिक नीति को इंगित करता है। बोला है CRR में वृद्धि। जैसे ही CRR में वृद्धि होगी साख सृजन क्या होगा? कम होगा। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? और अब आता है क्वेश्चन नंबर 201 पर। नए रिजर्व बैंक गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं? यानी मनी का जो एक्सचेंज रेट होता है उसको कौन निर्धारित करता है? उच्च मुद्रास्फीति दर, उच्च राजकोषीय दर, ऊंची कच्चे तेल की कीमत। इनमें से कौन सा धारक करता है मूल्य के, विनिमय मूल्य को कौन तय करता है रुपए की? तो बेसिकली ये तीनों ही पॉइंट है जिसकी वजह से क्या होता है? मूल्य का होता है। जितनी मुद्रास्फीति की दर होगी उससे रेट प्रभावित होंगे, राजकोषीय घाटे से रेट प्रभावित होंगे और कच्चे तेल की कीमत से भी रेट प्रभावित होंगे। ये हमारा करेक्ट है, तीनों ही कारण है। ये क्वेश्चन 2013 का है तो उस टाइम के हिसाब से बात की जा रही है, ठीक है ना। 2013 में रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर थे रघुराम राजन ने रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करने वाले निम्न कारकों की पहचान की थी। पहली बात, उच्च मुद्रास्फीति की दर, उच्च राजकोषीय घाटा और कच्चे तेल की कीमत। ये तीनों ऐसे थे जिसकी वजह से क्या होता था? रुपए का विनिमय दर निश्चित होता था। क्वेश्चन नंबर 202। किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता? यानी कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसके कोई भी बिजनेस को RBI नहीं चलाता है? नागालैंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब और असम। ये बोला हुआ है 2014 का क्वेश्चन है। इसका प्रॉब्लम ये है कि अभी करंट में थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन है वो दे ही नहीं रखा है इसके अंदर। जरा पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। सिक्किम के अतिरिक्त सभी राज्य, जम्मू एवं कश्मीर सहित, द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से हुए समझौते के तहत अपने बैंकिंग व्यापार के संचालन का कार्य RBI को सौंपा गया है तथा RBI इन राज्यों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में RBI के साथ जनवरी 2011 में समझौता किया गया जो कि 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी हुआ। इस समझौते के तहत जम्मू और कश्मीर बैंक RBI के एजेंट के तौर पर वहां की सरकार की सामान्य बैंकिंग व्यापार के संचालन हेतु नियुक्त किया गया कि भैया RBI के एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा कौन? जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन और इसके 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के पश्चात अब जम्मू और कश्मीर बैंक RBI के एजेंट के तौर पर इन दोनों संघ राज्यों के व्यापार बैंकिंग का संचालन करता है। तो यानी करेक्ट बात है कि सिक्किम ऐसा राज्य था जिसका वो कहते हैं संचालन RBI नहीं करती, पर सिक्किम इस ऑप्शन में था ही नहीं, इसीलिए इनमें से कोई सा भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 203। पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है। बायबैक की बात हो रही है। बायबैक, पुनर्क्रय। विनिमय बाजार में रुपए का भारी बिकवाली के दबाव को कम करने के लिए, ओके, यानी रुपए की जो रेट बढ़ रहे होते हैं उसको कम करने के लिए, विनिमय बाजार में रुपए की बिकावली को दबाव को बढ़ाने के लिए, विनिमय बाजार में रुपए के मान को
कम करने के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि इनमें से कोई सा भी ऑप्शन बाय बैक के लिए नहीं है। ठीक है, पुनर्क्रय विकल्प यानी रेपो रेट बोला हुआ है, बाय बैक होता है, का प्रयोग एवं नियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में साख नियमन के लिए किया जाता है। रुपए की भारी बिकावली, रुपए की बिकावली रुपए के मान के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, इसका मुद्रा विनिमय बाजार से कोई लेना देना नहीं है, इसका साख नियमन से लेना देना है। ठीक है, 2004 2004 कह रहा हूं 204 निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है? कौन करता है रेपो दर को नियमित? अभी तो हमने पढ़ा था आरबीआई द्वारा किया जाता है, तो आरबीआई हो गया ना, भारतीय रिजर्व बैंक। सीधा सीधा आंसर है, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना। क्वेश्चन नंबर 205 निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? यानी विदेशों से जो वाणिज्यिक उधारी आती है, कॉमर्शियल बोरोइंग्स आती है, उनके ऊपर कौन नियम लगाती है? तो विदेशियों के ऊपर से जो भी आती है उसके ऊपर आरबीआई ही है जो है वो नियम लगाती है। रेगुलेटरी बॉडी अभी भी आरबीआई है। भारत में विदेशी वाणिज्यिक उधार यानी कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का विनियमन आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 206 निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? मनमोहन सिंह, विमल जलान, कहते हैं रंगराजन और राजा जे चिलैया। तो देखिए मनमोहन सिंह का तो पता ही है, हमें पता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के दौरान यही गवर्नर थे। विमल जलान भी थे, विमल जलान बिल्कुल थे, इनके तो साइन किए हुए नोट मैंने भी चलाए हैं। और सिंह रंगराजन तो बिल्कुल थे ही थे, इनके नोट मैंने चलाए नहीं है, इनके साइन किए हुए, पर हाँ मैंने देखे जरूर है। ठीक है, 2005 का है। राजा जे चिलैया कभी आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे, जबकि शेष तीनों व्यक्ति आरबीआई के गवर्नर रह चुके। तो यानी कि राजा जे चिलैया हमारे करेक्ट आंसर है कि ये कभी भी नहीं रहे। मनमोहन सिंह 1982 से लेकर के 1985 तक रहे, विमल जलान 1997 से लेकर के 2003 तक रहे, और सी रंगराजन 1992 से लेकर के 1997 तक रहे। अभी फिलहाल आरबीआई के वर्तमान जो है वो शशिकांत दास है 2018 से। अभी चेंज होते हैं तो आपको वो बातें आपको ध्यान रखनी तो पड़ेंगी, वो तो करंट अफेयर्स की चीज है ना। 207 निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? 2016 का क्वेश्चन है तो उस टाइम की बात की गई। अगर 2018 की बात होती तो यहां पर हम लोग शशिकांत दास कर देते, पर यह बात 2016 की हो रही है, तो उस टाइम पर उर्जित पटेल थे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो प्रश्नकाल में आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे, जबकि अभी वर्तमान में कौन है? शशिकांत दास है। अगेन 208 वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? 2018 का ही क्वेश्चन है। उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शांता कुमार, ललित डी गुप्ते, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑफकोर्स ये आंसर होगा क्योंकि शशिकांत दास जो है वो करंट में, तो शशिकांत दास का नाम है नहीं, तो इसीलिए कोई सा भी आंसर होगा नहीं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास है। इन्होंने 12 दिसंबर 2018 को यह पद ग्रहण किया था। इससे पूर्व 4 सितंबर 2016 से 11 दिसंबर 2018 तक उर्जित पटेल जो है वो आरबीआई के गवर्नर थे। डॉक्टर रघुराम राजन 4 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे। ठीक है, अगेन भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? 2020 का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का। हालांकि इसका आंसर इन्होंने उर्जित पटेल लिखा हुआ है, पर क्योंकि ये 2020 का क्वेश्चन है और 2008 के बाद 18 के बाद से हमारे कौन है? शशिकांत ही तो है, हाँ शशिकांत दास है। ठीक है, तो इसीलिए डी इन्होंने लगाया हुआ है, पर 2020 के हिसाब से ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, हमारा ई करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक, क्योंकि शशिकांत दास हमारे करेक्ट करंट में है 2020 में। 210 अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग रेपो रेट बोलते हैं, रेपो दर या रेपो रेट। ठीक है, अल्पकाल के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म लोन देता है आरबीआई देता है, आरबीआई लोन देता है कॉमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए तो वो क्या होता है? हमारा रेपो रेट। ठीक, तो कॉमर्शियल बैंक देगी आरबीआई को तो रिवर्स रेपो रेट, लॉन्ग टर्म के लिए देगी तो बैंक रेट। ठीक है, तो ब्याज की वह दर
जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि कोष उधार देता है, रेपो रेट कहलाती है। 211, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि कोष पर उधार देता है। सेम क्वेश्चन है, जस्ट नाम चेंज कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी है। 2013 का, कोई जज्बात नहीं बदले, कोई हालात नहीं बदले, सिंपल सी बात बदली है कि ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि कोष उधार देता है वो रेपो दर कहलाती है। सिंपल बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 212, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक कहते हैं, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है जानी जाती है, ये जानी जाती है रिवर्स रेपो रेट से। अगर कॉमर्शियल बैंक जो है, जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, वो आरबीआई को उधार दे रहे हैं तो ये होती है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो दर के विपरीत है। इस दर पर आरबीआई विभिन्न बैंकों से अल्पकालीन अवधि के लिए उधार लेता है। आरबीआई अपने सरकारी बॉन्ड्स विभिन्न बैंकों को बेचता है और भविष्य में इन्हें वापस खरीदने का वादा करता है। क्वेश्चन नंबर 213, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को से उनके अल्पकालीन उधार पर लेता है। ओके, ठीक है। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से दीर्घकालीन उधार पर लेता है। बोला इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा गलत नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो दोनों के दोनों ही गलत है कि दीर्घकालीन रेपो रेट के लिए तो हो ही नहीं सकता, अल्पकालीन है, और बैंक दर होता है दीर्घकाल के लिए, तो दोनों ही उल्टा बोला हुआ है, तो दोनों के दोनों ही गलत है। ठीक है, आरबीआई एक्ट के अनुसार बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से बिलों पर पुनर्कटौती करता है। व्यवहारिक अर्थों से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया जाता है उसे ब्याज दर कहते हैं। तो दीर्घकाल वाला ब्याज बैंक दर कहलाता है और अल्पकाल वाला रेपो रेट कहलाता है। बैंक दर आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। वहीं दूसरी ओर रेपो रेट आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करने के लिए करता है, इसीलिए दोनों गलत है। मैंने क्या बोला कि आरबीआई दे रहा है कॉमर्शियल बैंक्स को लोन, अगर शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है तो रेपो रेट, ठीक। अगर लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है तो बैंक रेट, और अगर आरबीआई लोन ले रहा है तो रिवर्स रेपो रेट। सिंपल सा है, ज्यादा लंबा चौड़ा दिमाग लगाना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 214, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि बैंक दर में जब भी वृद्धि होती है तो इसका मतलब क्या है, ब्याज की बाजार दर में गिरने की संभावना है ना, बिल्कुल नहीं। केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज नहीं दे रहा। केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो एक बात बताओ, मैंने क्या कहा कि आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो बैंक रेट कहते हैं, करेक्ट, यही बात मैंने बताई थी अभी। तो अगर बैंक दर को बढ़ा रहा है तो इसका मतलब वो लोन के लिए ज्यादा चार्जेस कर रहा है, तो लोन के लिए ज्यादा चार्जेस कर रहा है, यानी महंगी मुद्रा नीति जो है वो अपना रहा है। जब अर्थव्यवस्था में शाख की मात्रा घटाने की जरूरत होती है तो केंद्रीय बैंक बैंक दर में वृद्धि कर देता है, जिससे बैंक उपभोक्ताओं को उधार देने की दरें बढ़ा देते हैं। महंगे मुद्रा बाजार के कारण बाजार में ब्याज की दर बढ़ जाती है, जिससे नए कर्जों के लिए उत्साह भंग हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप साख की मात्रा घट जाती है और कीमतों में वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, यानी आरबीआई बैंक रेट को बढ़ाएगा, बैंक रेट की वजह से क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक कम लोन लेंगे, इनका लोन जो होगा वो कम हो जाएगा, तो इनके पास मॉनेटरी फ्लो कम हो जाएगा। जब इनके पास मॉनेटरी फ्लो क्या कम होगा तो कस्टमर को भी ये क्या करेंगे, हाई रेट पर लोन देंगे, तो ये लोग भी कम लोन लेंगे, और इस तरीके से ये चीजें चलती चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 215, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर चलता है, कब से कब तक चलता है। बहुत अच्छी बात है, बच्चे क्या करते हैं अकाउंटिंग ईयर पढ़ते ही ना फाइनेंशियल ईयर लगा देते हैं अप्रैल से मार्च वाला, लेकिन नहीं, ये गलत है। आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वो जुलाई से जून चलता है। ठीक है, 1998 का क्वेश्चन है, पर काफी सिंपल क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा कार्य एवं लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून का होता है, लेकिन वर्तमान में अभी हाल फिलहाल में इसे बदलकर अप्रैल मार्च कर दिया गया है। हालांकि इसका पहला वित्तीय वर्ष जुलाई 2020 से मार्च 2021 का ही रहा था। अब इस साल से 2021 से ये 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और अब 31 मार्च को खत्म होगा। ठीक है, तो अगर पहले का पूछा जाता तो जुलाई से जून, अभी का होगा तो अप्रैल से मार्च।
216 चर आरक्षण अनुपात या खुला बाजार की कार्यवाही किसके साधन है? ये राजकोषीय नीति के, मौद्रिक नीति के, ये मौद्रिक नीति के साधन है। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में ही पढ़ा था, ये सारे मौद्रिक नीति के हैं। ठीक है, चर आरक्षण वही हो जाता है, कैश रिजर्व रेशियो ही हो जाता है। चर आरक्षण अनुपात या फिर परिवर्तनीय कोष अनुपात या फिर वेरिएबल रिजर्व रेशियो वीआरआर, जिसके द्वारा आरबीआई बैंकों के पास रखे जाने वाले तरल कोष में परिवर्तन करती है, तथा खुले बाजार की कार्यवाही जिसके द्वारा आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है, दोनों इसके परिमाणात्मक साख नियंत्रण है। किसके? मौद्रिक नीति के। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय कह लो या फिर आप कह लो परिमाणात्मक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 217, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा? एक बात बताओ, इतने पार्ट से हम लोग ये वीडियोस पढ़ रहे हैं, क्या मुझे अब भी बताने की जरूरत है भारत में शाख नियंत्रण और मुद्रा नियंत्रण का कार्य कौन करता है? अरे आरबीआई, सीधा सीधा आंसर है ना, आरबीआई। भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह परिमाणात्मक एवं गुणात्मक उपायों का उपयोग करती है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 218, निम्नलिखित उपायों में से किसके या किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी, यानी किसकी वजह से मार्केट में मुद्रा बढ़ेगी? केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, हाँ इससे तो बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, नहीं इससे नहीं बढ़ेगी। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, इससे बढ़ेगी। केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, अगर सरकार को सरकारी प्रतिभूतियां लोग खरीदेंगे तो मार्केट से कैश निकलेगा, तो ये और ये नहीं होंगी, पहला और तीसरा सही है, सी ऑप्शन। अर्थव्यवस्था में मुद्रा, 2012 का ही क्वेश्चन, ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति सप्लाई को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से ऋण भी लिया जाता है। लोगों के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी या केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को कम करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। 219, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है शेयर्स की खरीद और बिक्री, सिक्योरिटीज का व्यापार करना, विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, सोने का व्यापार या उनमें से कोई नहीं, तो सिक्योरिटीज का व्यापार करना, शेयर्स की खरीद और बिक्री, यही होता है इसका मतलब। भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की क्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकारी प्रतिभूतियां यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एवं ट्रेजरी बिल का क्रय विक्रय करता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अपेक्षित मात्रा निकालने के लिए प्रतिभूतियों का विक्रय, जबकि अर्थव्यवस्था से मुद्रा की अपेक्षा मात्रा डालने के लिए प्रतिभूतियों का क्रय करता है। यानी कि ये आरबीआई है, ये मार्केट है। अगर मुझे मनी का फ्लो बढ़ाना है तो मैं परचेज करूंगा, और अगर मुझे मनी का फ्लो घटाना है तो मैं सेल करूंगा। किसको? गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को। सिंपल, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। 220, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन, सिर्फ नाम चेंज है वही चीज, किसे निर्दिष्ट करता है? अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, बिल्कुल नहीं। अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योगों एवं व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, बिल्कुल नहीं। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, बिल्कुल सही। उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। 2013 का क्वेश्चन। डन। क्वेश्चन नंबर 221, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। किसी देश में गिनी गुणांक में के एक के मान का अभिप्राय कि उस देश की जनता के प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है, नहीं, गिनी इस चीज को नहीं दिखाता, ये गलत है। तो केवल एक ही सही है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा। 29 अक्टूबर 2004 से प्रभावी रेपो दर की परिभाषा यह है कि रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को अल्पकालीन उधार देता है। यह भी कह सकते हैं कि रेपो दर वह दर है जिस पर अन्य बैंक रिजर्व बैंक से अल्पकालीन उधार लेते हैं। अतः कथन एक सही है।
गिनी गुणांक आय वितरण की असमानता का मापक होता है। इसे 0 से 1 के बीच मूल्य अनुपात से परिभाषित किया जाता है। 0 मूल्य का अर्थ है पूर्ण आय की समानता, अर्थात सभी की आय समान होना, जबकि 1 का अर्थ है पूर्ण असमानता, यानी आय का एक दूसरे के पास होना। किसी एक के पास पूरा पैसा होना और बाकियों के पास नहीं होना, और अन्य सभी के पास शून्य है। स्पष्ट है कि दूसरा कथन असत्य है। इन्होंने उल्टी लाइन दी थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 222, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है? इनमें से कौन सा चयनात्मक उधार का नियंत्रण का साधन नहीं है? चयनात्मक यानी गुणात्मक ही होता है। उपभोक्ता उधार नियमन, रेगुलेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट, उधार राशि नियंत्रण, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, अंतरण अपेक्षाएं, मार्जिन ऑफ रिक्वायरमेंट, या फिर परिवर्ती लागत आरक्षण अनुपात, वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो। इनमें से कौन सा गुणात्मक नहीं है? तो गुणात्मक ये नहीं है क्योंकि ये मात्रात्मक है। ठीक है, वेरिएबल क्या है? कॉस्ट रिजर्व रेशियो जो है ये मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं है। क्या बोला हुआ है? प्रश्नगत प्रथम 3 विकल्प चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि है, जबकि अंतिम वाला मात्रात्मक की है। जरा पढ़ लेते हैं मात्रात्मक की कौन कौन सी विधियां होती है। बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, खुले बाजार की क्रियाएं, तरलता समायोजन सुविधा, LAF, लिक्विडिटी एकोमोडेशन फैसिलिटी होगा ना। हाँ, परिवर्तनीय कोष अनुपात जिसे CRR SLR दोनों आता है। इसके अंदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों आता है। जबकि गुणात्मक का मतलब होता है कि हम पैसों से कोई लेना देना नहीं करेंगे, पैसों को छोड़ करके अलग रूल्स बनाएंगे। जैसे मार्जिन निर्धारण, यानी कि एक सिंपल सा कर दे कि भाई इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते, नैतिक दबाव डाल दिया, साख की राशनिंग कर दी, उपभोक्ता आधार का नियमन कर दिया, और साख स्वीकृतिकरण योजना हो गई, इन सबको चेंज कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसी दो लिस्ट से काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। 223, परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधि में से कौन सी नहीं है? कौन सा परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक नहीं है? तो बैंक दर तो है, परिवर्तनशील कोष है, खुले बाजार की कार्यवाही है, शाख की राशनिंग गुणात्मक है। ये गुणात्मक उपाय है। ठीक है, जिसे आप चयनात्मक भी कह सकते हैं। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 224, खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती है, यानी खुले बाजार में क्या चीज होती है? शाख नियंत्रण की गुणात्मक में नहीं, गुणात्मक तो नहीं होती। शाख नियंत्रण की परिमाणात्मक में बिल्कुल मात्रात्मक उपाय होते हैं। ये गुणात्मक उपाय नहीं होते, ये मात्रात्मक उपाय होते हैं। राजकोषीय नीति और श्रम नीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। शाख नियंत्रण की मौद्रिक नीति से लेना देना है इसका। ठीक है, मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपाय। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन। 225, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, अगर बैंक दर कम होती है तो बाजार में तरलता बढ़ेगी, बाजार में तरलता घटेगी, बाजार में तरलता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वाणिज्यिक बैंकों में अधिक जमा पूंजी समाग्रहित होगी। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तीनों में से कुछ भी कम होता है तो तरलता बढ़ेगी। सीधी बात, तीनों रेपो रेट में से अगर कोई सा भी रेट में से कुछ भी कम होता है तो तरलता बाजार में बढ़ेगी। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं इसके बारे में। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करता है, यानी कि वो बेसिकली उन्हें दीर्घकालीन लोन देता है। सामान्य अर्थ में वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होगा तो वो रेपो रेट होगा, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए। यदि रिजर्व बैंक बैंक दर को कम करता है तो इससे वाणिज्यिक बैंकों को अपनी प्रतिभूतियों को पहले की तुलना में कम बट्टा देना पड़ेगा, अर्थात उनके पास निधियों की उपलब्धता बढ़ जाएगी एवं उसकी लागत कम हो जाएगी। जिस प्रकार बैंक दर के कम होने से साख सृजन अधिक होगा और बाजार में तरलता बढ़ जाएगी। क्लियर? दो सौ छब्बीस, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर एक बैंक सामान्य जनता को उधार देता है। बिल्कुल नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य जनता को तो बिल्कुल ही लोन नहीं देता। भारत सरकार अन्य देशों को उधार नहीं देती है, तो यही वाला करेक्ट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से पुनः बिलों की पुनर्कटौती करता है। बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मैं इसलिए थोड़ा फास्ट खींच रहा हूं क्योंकि ये इजी है, ये सीधे सीधे आंसर है, इनको मैं क्या ही ज्यादा एक्सप्लेन करूं। क्वेश्चन नंबर 227,
लेकिन अगर आपको चाहिए तो मेरे को बता देना, डाउट्स बता देना, मैं डाउट्स एक्सप्लेन कर दूंगा। कमेंट बॉक्स किस लिए है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ना। भाई करिए ना, थोड़ा कमेंट वमेंट करिए तो हमें भी पता चले। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो बैंक द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाती है, कुछ भी। बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों को दी जाती है, अंतर बैंकीय ऋणों पर कुछ भी। बैंक दर वह दर है जिसपे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। बिल्कुल सही। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंक को दिया जाता है लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है। और इसको हम लोगों ने क्या बोला है? पुनर्भूतियों की पुनर्कटौती के ऊपर भी बोला हुआ है ना, प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती। काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 228। पिछले एक वर्ष अर्थात जून 2010 से जून 2011 के मध्य रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में अंतर की कोटि रही है। देखो ये क्वेश्चन 2010 का करंट क्वेश्चन है, आपके पास भी करंट क्वेश्चन ही आएगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स में से ही आएंगे। तो उस टाइम के हिसाब से बता दूं, उस टाइम के हिसाब से 1% का अंतर रहा था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में। ठीक है। जून 2010 से जून 2011 के मध्य रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 1% का अंतर रहा था। मौद्रिक नीति 2011-12 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई परिचालनात्मक प्रक्रिया के तहत रेपो रेट ही एकल स्वतंत्र दर निर्धारित की गई और रेपो रेट में परिवर्तन के साथ रिवर्स रेपो रेट स्वतः उससे 1% नीचे समायोजित की जाती थी, परंतु वर्तमान में यह 1% की अपेक्षित अंतर प्रभावी नहीं है। यानी 2011-12 से यह कर लिया गया कि भैया तुम रेपो रेट तय करो, जो भी रेपो रेट होगा, और रिवर्स रेपो रेट जो है अपने आप ही उससे 1% नीचे हो जाए। जैसे ये 6% है तो ये अपने आप ही 5% हो जाएगी। पर फिलहाल वर्तमान में ये चीज हटा रखी है। ठीक है। वर्तमान में ये 1% वाला रूल नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 229। अक्टूबर 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक रेट 7% से घटा करके कर दिया गया था। काफी पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अभी भी अगर ऐसा कोई चेंजेस है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो उस टाइम पर 7% से घटा के 6.5% किया गया था, 6.50% किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2001 में बैंक रेट में पूर्व की अपेक्षा 0.5 प्रतिशतांक की कटौती कर दी, अतः बैंक रेट 7% से घटकर 6.5% की हो गई। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2012 में बैंक दर को सीमांत स्थायी सुविधा यानी एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर के समकक्ष कर दिया गया, यानी एमएसएफ के बराबर कर दिया गया। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 230। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। ओके। यह भारत सरकार की शाखा बैंक के रूप में यानी बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है, यह बात तो बिल्कुल सही है। ये सरकार का बैंक है ना, सरकार की बैंक शाखा के रूप में कार्य करता है, ये बैंकों का बैंक है। ये विदेशी मुद्रा का विनियामक है, बिल्कुल सही है। ए वाला गलत है क्योंकि ये सभी नोट नहीं छापता, सभी करेंसी नहीं छापता। 1 रुपए का नोट और सिक्के जो है भारत में वित्त मंत्रालय द्वारा छापे जाते हैं, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। हाँ, उनको जारी कर देगा, उनको चलाने का काम, रेगुलेट करने का काम आरबीआई का ही है, लेकिन जारी कर देगा, इशू कर देगा काम वो उनका नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्गों के नोटों को जारी करता है। 1 रुपए के नोटों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। क्लियर? तो विद दैट बीइंग सेड, यहां पर मैं आज का वीडियो अपना रैप अप करता हूं। आज का वीडियो मैंने काफी ज्यादा फास्ट, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन थे, कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर दो ना। मैं डे टू डे कहता रहता हूँ, रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस देखनी चाहिए तो प्लीज़ इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी रीच बढ़े और ऐसे इंटरेक्टिव वीडियोस और अच्छे वीडियोस ला सकूं मैं बार बार आप लोगों के लिए। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी एडवाइस है, कोई भी सजेशन है, कोई भी कंप्लेन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स है उसे बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मनी क्रिएशन के बारे में या क्रेडिट क्रिएशन के बारे में एक पूरी वीडियो ले आऊँ, या मात्रात्मक और गुणात्मक उपायों को एक बार और अच्छे से समझा दूँ कि ये किस तरीके से मार्केट में काम करता है, तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, बिल्कुल अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो।
बाकी पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।